हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएससी बाबू बोले तो मेगा माइंड आर्ट्स क्लास है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जिसमें हम बात करेंगे राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ। यही बाबू चैप्टर का नाम है और इसमें देखेंगे 25 ऐसे क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एग्जाम में 2009 से 2022 तक के पेपर में ये 25 क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। और हम आपसे बाबू बार बार बोलते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, 12th क्लास के ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोहराते हैं एग्जाम में। और आप ध्यान रखिएगा, इस राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियों से 25 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी हम बात करेंगे और ये पीछे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहले की। क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं, राज्यसभा की मेंबर अर्थात सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अर्थात ये क्वेश्चन बाबू ये पूछ रहे हैं कि अगर आप राज्यसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए बाबू। तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। क्या बोले अभी हम 30 वर्ष। अर्थात राज्यसभा के लिए मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति को राज्यसभा का बाबू मेंबर बनना है तो उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो गया 30 वर्ष। यहाँ जो बात कर रहे हैं 25 वर्ष बाबू, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, क्या बोले, लोकसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र कितनी वर्ष चाहिए, न्यूनतम आयु चाहिए कितनी वर्ष, तो वो होगा 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो गया, पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया 30 वर्ष। अगर आपसे वही पूछ दे लोकसभा का 25 वर्ष और वही पूछ दे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने हेतु राष्ट्रपति बनने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए बाबू, तो उसका आंसर होगा 35 वर्ष, ध्यान रखिएगा। ये क्वालिफिकेशन की बात कर रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, ध्यान रखिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे संविधान संशोधन की तो ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। और ये संविधान संशोधन का जो ये प्रक्रिया है इसको हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। और ये दोनों क्वेश्चन 12th के मेन पेपर में आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो वो हुआ था 1951 में, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, एस से साउथ, ए से अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है, ध्यान रखिएगा। और इस बात का उल्लेख, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के भाग 20 में किया गया है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का है, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ। सुन लीजिएगा, जब भी शिमला बाबू समझौता की बात करता है आपको ध्यान होना चाहिए 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। और इस युद्ध में जब पाकिस्तान की करारी हार हुई तो इस युद्ध विराम पर चर्चा करने हेतु, विचार विमर्श करने हेतु पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो, क्या बोले, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच शिमला में 1972 में एक समझौता हुआ जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया, शिमला समझौता 1972 में हुआ था। इसमें भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने साइन किया था। इस तरह से इसका आंसर हो गया 1972 में। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हमने ये क्वेश्चन को पिछले चैप्टर में भी पढ़ा चुका है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। पूरा डेट बोले तो 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में की गई थी। कहाँ बाबू, मुंबई में की गई थी। और संस्थापक करने वाले का नाम था A.O. ह्यूम। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने की थी। इस तरह से इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में किया गया था। इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या बोले अभी हम, ये पूछते कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। और ये क्वेश्चन शायद 2022 के मेन पेपर में बना हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अगर वही पूछ दे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्योंकि ये बाबू एनी बेसेंट भारत की नहीं थी, ये आयरलैंड की थी। अगर वही पूछ दे इंडियन लेडीज कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। क्वेश्चन कर रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटी को, अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लासेज को कवर किए होंगे उसमें पढ़ाया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, क्या बोले हम, 1976 का 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उस संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, हम क्या बोलें, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 का द्वारा ही संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ध्यान रखिएगा। अब बाबू किसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य, तो प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह संविधान का पालन करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, भारतीय ध्वज को फहराए और किसी कानून व्यवस्था का अवहेलना न करे। इसे कहते हैं मौलिक कर्तव्य। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर देश के लिए प्राण भी न्यौछावर कर देना, इसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। और यह मौलिक कर्तव्य 1976 का 42वां संविधान जो संशोधन हुआ था उसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ध्यान रखिए क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं बाबू, तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और किस समिति के आधार पर यह संविधान में जोड़ा गया था, वो था सरदार क्या थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अभी क्या बोले हम, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर संविधान में इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि किस समिति के आधार पर, तो सरदार स्वर्ण समिति के आधार पर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो वो था 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का है देश की रक्षा करना, करें देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है। मतलब अगर आप देश की रक्षा करते हैं, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं, मतलब तिरंगे का सम्मान करते हैं, ध्वज को सलामी देते हैं और आह्वान किए जाने पर आप देश के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं, तो बाबू यह मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में है, क्योंकि आपका भी फर्ज बनता है कि आप देश की रक्षा करें। इस तरह से देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में आता है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का है राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है। देख लीजिएगा हमने क्या आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप कंपटीशन के बच्चे हैं तो उसने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और यह राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक इसको अपने राज्य में रखता है, फिर उसको अपने पास बुलाता है। इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अभी क्या बोले हम, राज्यपाल का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने कार्य करता है, अपना शासन पूरा करता है। इस तरह से राज्यों के शासन में केंद्र का अभिकर्ता, केंद्र का एजेंट बोलो, देखिए ना ये भी आप बोल सकते हैं, केंद्र का एजेंट कौन है, तो वो राज्यपाल होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ध्यान रखिएगा, पहले हम बात करेंगे कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन बना हुआ है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। और बाबू 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था। क्या बोले अभी हम, भाग 9 को जोड़ा गया था और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। और इस भाग 9 का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। क्या बोले हम, पंचायती राज संस्थाओं से है। अर्थात 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्था के लिए कुल 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से क्वेश्चन का इसके यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि 73वें, देख लीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो वो होगा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और भाग 9 का संबंध 73वें संविधान संशोधन से है। भाग 9 का संबंध पंचायती राज संस्था से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि भाग 9 का संबंध किससे, तो बाबू भाग 9 का संबंध पंचायती राज संस्था से है। और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन इस साल ये बना हुआ था आपके 12th के पॉलिटिकल साइंस मेन पेपर में कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची में, क्या बोले हम,
पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वीं अनुसूची में कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो बाबू 29 कार्यों का उल्लेख किया गया है, मतलब कुल 29 कार्य प्रदान किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला। देख लीजिए, जब भी कैबिनेट की बात करें या मंत्री परिषद की बात करें या लोकसभा की मुखिया की बात करें तो आपका बाबू आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला प्रधानमंत्री को कहा जाता है, मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का मुखिया प्रधानमंत्री ही होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, अगर आप संविधान का भाग 1 पढ़े हैं, अनुच्छेद 1 पढ़े हैं, उसमें कहा होगा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट, अर्थात भारत जो कि राज्यों का संघ है, क्या बोले? इंडिया, भारत जो कि राज्यों का संघ है, उसको केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है बाबू? तो विकेंद्रीकरण संघात्मक शासन की विशेषता। हमारे भारत ने संघात्मक शासन को अपनाया है, लेकिन संघात्मक शासन का उल्लेख, संघात्मक वर्ड का उल्लेख संविधान के किसी भी संविधान में कहीं नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण, अर्थात इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंट्रलाइजेशन। किस शासन की विशेषता है? तो संघात्मक शासन की विशेषता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित कैसे होता है बाबू? तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के में जो जितने मेंबर होते हैं उनमें से ही उपसभापति को निर्वाचित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, जितने उसमें मेंबर होते हैं उसी के द्वारा ही चुने जाते हैं। और लेकिन क्वेश्चन इस साल 12th का पॉलिटिकल में क्वेश्चन पूछा हुआ था, राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है, सभापति कौन होता है, पदेन सभापति कौन होता है? तो खुद उपराष्ट्रपति होता है। ये आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, अब नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बना हुआ था, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पदेन सभापति कौन होता है बाबू? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है तो राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? हमने अभी पढ़ा है कि 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसके तहत संविधान का भाग 9 जोड़ा गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ का है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? तो वो था ग्राम पंचायत, ध्यान रखिएगा। क्योंकि संविधान के भाग 9 में बलवंत राय मेहता समिति ने यह सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायत को अधिक शक्तिशाली बनाया जाए, ताकि शासन का जो मूल है वो गाँव तक पहुँच सके, केवल केंद्र तक सीमित न रहे। क्वेश्चन नंबर 13 का, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 13 का है, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए बाबू? तो 3 लाख से अधिक, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, एक बार 2021 के मेन पेपर में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का है, चुनाव अंक अर्थात कोटा निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के तहत की जाती है बाबू? ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे राष्ट्रपति का चुनाव तो बाबू कोटा निकाल कर मतों की गणना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा कोटा निकाल कर चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? देख लीजिएगा, अगर आप 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका एग्जाम 2023 में है तो ध्यान रखिएगा, 2023 वाले बच्चे ध्यान रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रपति चेंज होने वाले हैं। हो सकता है द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बने, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, जो पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, करें भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया बाबू? तो बाबू भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। राज्य सूची के विषय पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। संघ सूची के विषय पर राज्य संघ समवर्ती, हाँ, संघ सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। और
समवर्ती सूची के विषय पर राज्य और केंद्र दोनों अपनी सहमति से कानून बना सकते हैं। इस तरह से भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो तब देख लीजिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को, क्या बोल रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें संविधान के मूल आदर्शों की व्याख्या की गई थी और नागरिकों के लिए समान अधिकार की बात की गई थी। संविधान में सबको समान अधिकार मिले उसकी चर्चा की गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, जो वर्तमान में प्रस्तावना को ही उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना ही उद्देश्य प्रस्ताव का बदला हुआ रूप है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगर आप चाहते हैं कि आप अधिक अपने आप को गेन कर सकें तो तो इसको आप उतार लीजिए अपने कॉपी में। मेरा ये मतलब हम जहाँ तक मेरा मतलब एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, पढ़ने का, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम भी यूट्यूब वीडियो को फॉलो करते हैं किसी किसी के चैनल को, और अपना भी नोट्स बनाते हैं, पढ़ते भी हैं, तो हम उसको लिख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 18 का है, भारत के प्रधानमंत्री ... बाबू सुन लीजिए, हमने पढ़ाया था संविधान का अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री बाबू क्या होते हैं? तो नियुक्त होते हैं। जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसी को प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का है, लोक लेखा समिति में होते हैं, मतलब कुल कितने मेंबर होते हैं? ध्यान रखिएगा, लोक लेखा समिति में 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं। क्या बोले भैया? 15 मेंबर लोकसभा के होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। टोटल 22 मेंबर होते हैं। ये भी क्वेश्चन बन चुका है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति में 15 मेंबर लोकसभा के, 7 राज्यसभा के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए थे? हमने अभी बता भी दिया है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके तहत संविधान का भाग 9 जोड़ा गया था। ये भी क्वेश्चन बन चुका है एग्जाम में कि संविधान का भाग 9 का संबंध किससे है बाबू? तो संविधान के भाग 9 का संबंध पंचायती राज संस्था से है और 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था और 11वीं अनुसूची में कुल 29 कार्य प्रदान किए गए हैं। अगर आप ग्राम पंचायत में आपका घर पड़ता है तो एक पंचायती राज संस्था को, एक पंचायत को कुल 29 कार्य प्रदान किया गया है, जैसे नालियाँ बनाना, नालियों को ठीक करना, सड़कें पक्की बनाना, ठीक है ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 21 का है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, कानूनी न्याय। ये तीनों न्याय के प्रकार हैं। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या बोले हम? इनमें से सभी। और आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का उल्लेख उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना में किया गया है। हमने अभी जो पढ़ा ना उद्देश्य प्रस्ताव, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, उसी को बोलते हैं प्रस्तावना। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो इनमें से सभी। क्वेश्चन 22 का है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? देख लीजिएगा, 1989 से पहले, 88 बोलो ना, 1988 से पहले मत देने की उम्र सीमा 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान में 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया। क्या बोले? 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया और 1989 से यह प्रभाव में आया। तब से वोट देने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर होगा भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ध्यान रखिएगा बाबू, भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है समता का अधिकार। क्या है? समानता अथवा समता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। क्या बोले? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। पांचवा है शिक्षा एवं
संस्कृति का अधिकार, क्या बोले भी हम, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये ध्यान रखिएगा। और यही आपके 6 मौलिक अधिकार है। एक नागरिक को देख लीजिएगा, ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक का अधिकार, ये 6 मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं। लेकिन बाबू मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अब 6 हो गया है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है, इसमें कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है बाबू। और मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के भाग 3 से है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। और अब मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं कि किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है। तो बाबू ये बच्चा लोग जानता होगा कि मेयर का चुनाव, नगर निगम के मेयर का चुनाव वार्ड काउंसलर कराता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है मुख्य चुनाव आयुक्त, हमने पढ़ाया भी था, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। हमने बताया था संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और इस बात का संबंध संविधान का अनुच्छेद 324 से है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में इस साल बन चुका है, अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि चुनाव आयोग का संबंध संविधान के भाग किस भाग से, भाग 15 से है, ध्यान रखिएगा। और जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इस बात का उल्लेख संविधान के भाग 15 में किया गया है। अब इस तरह से आपका टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, और इनमें से 2-3 क्वेश्चन 110% आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। ध्यान रखिएगा 2023 वाले इस बात की जानकारी रखेंगे कि जितने बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं ये इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। और बाबू आपसे रिक्वेस्ट करें, आप इस वीडियो को देखते समय एक नोट्स बना लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि बता दे रहे हैं 12th का जो बुक होता है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आ रहा है, इस सारे क्वेश्चन 11th के हैं, लेकिन आपको पढ़ना है राष्ट्र निर्माण और उसकी चुनौतियाँ में, अर्थात पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर में। ये पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत जल्दी अपलोड होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।